नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत मैं हरीश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से इस यूट्यूब कक्षा में सभी विद्यार्थियों का और सभी अधिगमकर्ताओं का स्वागत करता हूं। यह यूट्यूब की कक्षा इस पेंडेमिक महामारी में आप लोगों को सीखने की एक व्यवस्थित आधार उपलब्ध करा रही है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखी है और आप लोगों के लर्निंग में यह सहायता उत्पन्न कर रही है। यह YouTube की कक्षा में पिछले हम लोग कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक संवाद स्थापित कर चुके हैं और उन संवाद के माध्यम से हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है। बालक के व्यक्ति के स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, जो कुछ भी सीखकर, जो कुछ भी देखकर, वही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में यूनिट 1 हमारी अधिगम से संबंधित है। अधिगम क्या है कि साथ साथ में अधिगम के हम लोग विभिन्न पहलुओं पर पूर्व की कक्षाओं में एक व्यापक विचार विनिमय हम लोग कर चुके हैं। इसी क्रम में सीखने के जो जितने भी थ्योरीज हैं, उन सभी लर्निंग थ्योरीज में हम लोग शुरू किए हुए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत एक रशियन चिकित्सक जिन्होंने पाचन क्रिया की प्रक्रिया पर वो रिसर्च कर रहे थे और उसमें स्लाइवा का अध्ययन में उनका मुख्य विषय था। उसी प्रयोग को उन्होंने उसकी प्रभाव को जानने के लिए शिक्षा जगत में उन्होंने प्रयोग किया और यह थ्योरी जो दी उसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सिद्धांतों को हम लोग
और उनके प्रयोग को हम लोग समझ चुके हैं। आज उनके सिद्धांतों का हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि उनके सिद्धांत में क्या कमियां हैं और उसके क्या गुण हैं, इसकी हम लोग आज विवेचना करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, यह सिद्धांत ऐसे विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है जिनमें तर्क, चिंतन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात जैसे जो विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं, जो फिलॉसफी के जो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, कॉमर्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं, इनमें इस सिद्धांत की बहुत बड़ी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह सिद्धांत कुछ आदतों, कुछ विशेष व्यवहार करने के लिए, और अधिगम करता इसमें निष्क्रिय अवस्था में है। जैसे कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो कुत्ता कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वो एक बंधा हुआ है, बस उसके सामने भोजन आ रहा है और स्टिमुलस और नेचुरल और जोड़ा गया, और उसने सिर्फ उसकी जो लार जो निकल रहा है, जो सलाइवा का, उस पे वो अध्ययन किया गया। और अधिगम में जब तक अधिगम करता तत्पर नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक अधिगम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। बालक के अंदर जन्म से ही उसकी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, जिसमें वो तर्क करना, कल्पना करना। दूसरा है, यह सिद्धांत सीखने की यांत्रिकता पर बल देता है और मनुष्य को यंत्र मानता है, जबकि मनुष्य कोई मशीन नहीं है। उसके अंदर तर्क, उसके अंदर चिंतन, उसके अंदर कल्पना आदि शक्तियां जन्मजात होती हैं और वह निरंतर उसको चलती रहती हैं। तीसरी बात होगी, यह सिद्धांत बालकों में स्वभाव निर्माण, अभिवृद्धि का विकास, सामाजिक भावना, बुरी आदतें छुड़ाना, अनुशासन, प्रियता आदि का विकास करता है। मैंने बताया था कि यह विधि विशेष रूप से प्रशिक्षण में इसकी उपयोगिता ज्यादा सिद्ध हो सकती है। और दूसरा, कुछ आदतों का निर्माण करने में या कुछ आदतों का विलोपन में इसकी भूमिका हो सकती है। पिछले पॉइंट में जो आपको मैंने बताया था कि अभिवृत्ति का विकास, तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा स्वाभाविक या मौलिक उद्दीपन को
अस्वाभाविक उद्दीपन से जोड़कर अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हो गए, हम लोग इसकी उनकी थ्योरी भी पढ़ते हैं, वाटसन की थ्योरी। तो वाटसन का एक लड़का था, उसका नाम था अल्बर्ट। तो वाटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट में खरगोश के प्रति भय की अभिवृत्ति का विकास इसी सिद्धांत के आधार पर किया। वाटसन ने एक प्रयोग किया कि अल्बर्ट खरगोश को देखकर खुश होता था, परंतु वाटसन ने अपना एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में यह किया कि अल्बर्ट जब भी खेलते खेलते खरगोश के साथ खेलता था तो उसके साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक उससे जोड़ दिया कि जब भी वो खरगोश के पास जाता था वह बहुत एक तेज भयभीत करने वाला साउंड, एक भयभीत करने वाला ध्वनि जिससे व्यक्ति डर जाए, वो उत्पन्न करता था। बार बार यह क्रिया दोहराई गई और वाटसन ने अपने इस प्रयोग में यह देखा कि उसका पुत्र अल्बर्ट खरगोश या खरगोश जैसे अन्य किसी भी जानवर के पास जाने से वो डरने लगा। चूंकि खरगोश कोई अहिंसक प्राणी नहीं है, लेकिन खरगोश के साथ बालक के खेलते समय एक ऐसी कर्कश ध्वनि उत्पन्न की जाती थी कि बालक डर जाता था और बालक को यह लगने लगा कि खरगोश उसको डराने के लिए या उस पर हिंसा करने के लिए ये प्रतिक्रिया कर रहा है और उसके स्वभाव में यह बातें जुड़ गईं कि खरगोश या उसके जैसे किसी भी जानवर के पास जाने पर उसे हानि पहुंच सकती है। नतीजतन वह उसके पास जाने से वो डरने लगा और छोड़ दिया। तो इस प्रकार जो वाटसन का जो प्रयोग था, तो उससे एक बात, वाटसन के प्रयोग से एक बात सिद्ध होती है कि यदि बालक में कोई गलत व्यवहार या आचरण, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे कुत्तों के साथ में खेलने लगते हैं, ऐसे गार्जियन बड़े परेशान और चिंतित रहते हैं। तो ऐसे प्रयोग यहां पर उपयोगी हो सकते हैं। छात्रों में सद्व्यवहार पर बल। जब किसी स्थान, क्रिया या व्यक्ति से प्रेम अथवा घृणा के संवेग संबंध हो जाते हैं तो उस स्थान, क्रिया अथवा व्यक्ति से संबंधित अन्य बातों के प्रति भी प्रेम अथवा घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति से उसके व्यवहार से यदि उसको कोई प्रेम या उसको दिल को कोई ठेस पहुंचती है तो वह उस व्यक्ति को देखकर या तो वो प्रेम से भर जाता है और या तो वो घृणा से भर जाता है। जैसे विद्यालय में यदि किसी
शिक्षक का व्यवहार, मान लीजिए कोई गणित का शिक्षक है और विद्यालयों को कुछ गणित के सूत्रों को हल करा रहा है और विद्यार्थी उसको किसी कारण से नहीं समझ पा रहा है या उसको दिक्कत हो रही है, तो टीचर उसको डांटता है या उसको कुछ दंडित करता है। तो एक समय ऐसा आता है कि बालक उस शिक्षक से और उस विषय से ही उसके अंदर भय और घृणा उत्पन्न हो जाती है और वो बालक विद्यालय को छोड़ देता है या उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय को पकड़ लेता है। अन्य जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसको आगे की कक्षाओं में इस बात को पढ़ेंगे कि ऐसा ये स्वाभाविक है और यह सत्य है। तीसरा है कि यह सिद्धांत बालकों में स्वभाव निर्माण, अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक भावना, बुरी आदतें छुड़ाकर अनुशासन प्रिय आदि का विकास करता है। अगला है, यह सिद्धांत बालकों तथा पशुओं पर हुए प्रयोगों पर आधारित है। यह सिद्धांत बालकों, ये सिर्फ पशुओं पे ही इसका प्रयोग नहीं हुआ, कुत्ते पर इसका प्रयोग छोटे बालकों पे हुआ जिनके अंदर बहुत ज्यादा कल्पना शक्ति, बहुत ज्यादा सृजनशीलता, बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं होती, उस पे भी बालकों पे प्रयोग हुआ है। यह सिद्धांत बालकों तथा पशुओं पर हुए प्रयोगों पर आधारित है, प्रौढ़ मनुष्यों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रौढ़ व्यक्तियों के पास कुछ अनुभव हो जाता है, उसके पास कुछ ज्ञान हो जाता है, उसकी चिंतन शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, किसी विषय के प्रति उसके विचारने की शक्ति दृढ़ हो जाती है। इसलिए यह प्रयोग प्रौढ़ों पर सफल सिद्ध नहीं हुआ है। अगला है, यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं करता, यह केवल सीखने की परिस्थितियों का वर्णन करता है। यह सिद्धांत बालकों की समाजीकरण की प्रक्रिया और वातावरण में सामंजस्य को समझने में सहायक होता है। अगला है, इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। विशेष रूप से इस सिद्धांत का मनः रोगियों के ऊपर ये ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी होती है या उनके दिल को लगी है कि जिससे उस प्रकार की मनोवृत्ति बनी हुई है, तो उससे ऐसे कई से प्रयोग, जानकारी एकत्रित करने के बाद ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि जिससे जिस व्यवहार से उनको ठेस पहुंची है, उन व्यवहार में उस व्यवहार को सुखद परिस्थितियों में बदला जा सके और बदलकर उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके रोग में सहायता की जा सकती है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया का वस्तुगत वर्णन नहीं करता और न ही यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि सीखने का शारीरिक आधार क्या है। इस सिद्धांत के द्वारा केवल बालकों के असामान्य व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। अगला है, अनुकूलित अनुक्रिया अस्थायी होती है। उद्दीपन को शून्य कर देने से यह क्रिया प्रभावहीन हो जाती है। पावलोव के प्रयोग में हमने देखा कि जब
कुत्ता भूखा रहता है और उसके सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रभाव में आकर वह उसकी सलाइवा निकलती है। यदि उद्दीपक को हटा दिया जाए तो कुछ समय के बाद वह उस व्यवहार को नहीं दोहराएगा या उस व्यवहार को नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम लोग पावलोव के जो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है, हम लोग उसका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का हम लोग मूल्यांकन देख रहे हैं। तो इसमें बालकों की शिक्षा में संबंधीकरण की क्रिया द्वारा अधिक लाभ उठाया जा सकता है। बाल्यावस्था में बहुत सी क्रियाएं किसी विशेष वस्तु से संबंध हो जाती है और बड़े होने पर भी वह रहती है। उदाहरण के लिए, यदि बालक में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी कारणवश अरुचि, घृणा या भय उत्पन्न हो जाता है तो बड़े होने पर भी बालक उस प्रकार की वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। बालकों को सदैव अच्छी बातें सिखाने के लिए संबंधीकरण का प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए। या अगर बालक में किसी प्रकार का अवांछित व्यवहार को सीख गया है तो उसको यह प्रयोग द्वारा उसको भी इसका निराकरण किया जा सकता है। यह विधि बालकों के समाजीकरण तथा वातावरण में समायोजन करने में सहायता उत्पन्न कर सकती है। यह अधिगम की स्वाभाविक विधि है। बालक को इस विधि से अधिगम करने का सदैव अवसर मिलता रहता है। अर्थात बालक के सामने नए नए उद्दीपक प्रस्तुत करते जाइए और वो उस प्रकार की प्रतिक्रिया करता जाएगा, अनुक्रिया करता जाएगा और वो नई नई विषयों को, नई नई बातों को वो सीखता जाएगा। शिक्षण से दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है वह भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे अगर नई नई शिक्षण विधियों के द्वारा यदि टीचिंग की जाती है तो अच्छा लगता है, हमारी आदत भी बन जाती है। लेकिन यदि कुछ समय के पश्चात अगर उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड को हटा दिया जाए तो फिर अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अगला है, इस विधि की सहायता से घर तथा विद्यालय में होने वाली अधिगम की क्रियाओं को सरलता पूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। अगला है, बालकों के अनुकूलन कार्य करने के लिए इस विधि का ठीक से प्रयोग करना चाहिए। इस विधि की शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगिता है। स्किनर महोदय ने इस विधि के बारे में बताते हुए यह कहा है कि संबंध सहज क्रिया एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर अधिगम निर्भर करता है। कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। सभी सिद्धांतों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और स्थान विशेष पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर या अधिगमकर्ता की उपयोगिता और उसकी क्षमता के आधार पर उस सिद्धांतों में कुछ कमियां या उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। कोई भी सिद्धांत अपने आप में
पूर्ण और अपूर्ण से परे होता है। जब तक उसकी उपयोगिता है तब तक वह सिद्धांत पूर्ण लगता है, और समय और परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और परिस्थिति भी बदलती रहती है, तो समय और परिस्थिति के हिसाब से भी वह सिद्धांत कितना रेलिवेंट है यह भी निर्भर समय और परिस्थिति के आधार पर करता है। फिर भी कोई भी सिस्टम हो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसकी भी कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। तो पावलोव की भी जो थ्योरी है उसकी भी अपनी एक सीमा है, तो उन सीमाओं पर भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम कमियां या सीमाओं के बावजूद भी पावलोव की यह शिक्षण विधि, पावलोव की यह थ्योरी आदत के निर्माण में बहुत उपयोगी है, और बालकों में ज्यादातर जो बातें सिखाई जाती हैं वो आदत के रूप में सिखाई जाती हैं। सुबह में उठना, यह बात का केवल अगर ज्ञान दे दिया जाए, केवल बातों को बता दिया जाए, तो इससे इसका उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इसको फॉलो करे। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सत्य बोले। यह इसकी आदत डाली जाती है। रोड पर हमेशा बाएं किनारे से चलना चाहिए। यह सिर्फ ज्ञानात्मक कुछ बातें बता देने से उसके आदत में यह बातें शुमार नहीं हो सकती। उसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है, और अभ्यास के द्वारा ही आदत का निर्माण होता है। जैसे पढ़ना, माँ बाप, पेरेंट्स सभी लोग कहते हैं कि भाई तुमको पढ़ना चाहिए, टीचर भी कहते हैं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना केवल कहने से उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ सकता, या कुछ बातों को पढ़ा देने से उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, जब तक कि वह पढ़ने की आदत को अस्थाई न बना ले। और अस्थाई बनाने के लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत होती है। आप किसी विद्यार्थी को कहते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन शायद ही किसी को लगता है। आप एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर पहले 1 घंटा बैठने का अभ्यास कीजिए, और अभ्यास 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से नहीं होता। आदत का स्वभाव कम से कम 1 सप्ताह बाद होता है। आप 1 सप्ताह निरंतर एक ही स्थान पर, एक ही निर्धारित समय पर आप एक जगह बैठिए, और 1 सप्ताह तक बैठिए, देखिए, और मत पढ़िए, केवल बैठिए, कुछ केवल देखते रहिए। कुछ समझ में आए न आए उसको बस दोहराते रहिए। एक समय ऐसा आएगा 1 सप्ताह बाद कि वह धीरे धीरे आपके आदत में शुमार हो जाएगी। गांधी जी का प्रयोग हम लोग जब क्लास में, जब विद्यालय में जब प्रार्थना सभा होती है, तो प्रार्थना सभा के बाद हम लोग एक थॉट बोलते हैं, और उस थॉट में विद्यार्थी बड़े चाव से अपनी बात को वो रखते हैं गांधी जी के सिद्धांत। कि गांधी जी के पास एक महिला आई और उसका अपने लड़के को लेकर बोली कि मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, बापू आप कह दो कि गुड़ को न खाए। गांधी जी बोले 1 सप्ताह बाद लाना। 1 सप्ताह बाद महिला फिर बालक को लाई, बापू ने कह दिया कि गुड़ मत खाना। तो हमारे आपके भी अंदर स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि भाई ये तो बात उस समय भी कह सकते थे, आज इस बात को क्यों कहे? समय भी खराब हुआ,
इतना समय इंतजार भी किया, आने जाने में व्यय भी लगा। तो गांधी जी ने इस बात को कहा कि उससे पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था और हमारे आदत में शुमार था। तो 1 हफ्ते का समय जो उन्होंने लिया, तो वो समय इसीलिए लिया कि एक दिन में अगर कोई हम आदत को, बहुत से बालक संकल्प करते हैं कि हम ये अमुक काम छोड़ देंगे और 2-3 दिन बाद निरंतर ये पाया जाता है कि अरे वो तो हमसे छूट ही नहीं रहा है। छूट नहीं रहा है, आपने उस पर कितना समय दिया, कितना अभ्यास किया, यह महत्वपूर्ण है। को आदत एक दिन में नहीं आती, आदत एक निरंतर प्रयास है, निरंतर अभ्यास है और ये लंबे समय बाद आती है। पावलाव का प्रयोग छोटे बालकों पर और छोटी कक्षाओं में बहुत उपयोगी है। छोटी कक्षाओं में अगर ज्यादातर देखें तो हम उसकी संबंध ही स्थापित करते हैं। छोटे बच्चों में आदतों का जो निर्माण होता है, जो आदतों का विकास होता है, एक ही शब्द को, एक ही क्रिया को बार बार दोहराई जाती है, तो क्या होता है, वह बार बार दोहराई गई व्यवहार उसके भावात्मक पक्ष को काफी प्रभावित करती है और बाद में वही बातें उसके क्रियात्मक पक्ष में आ जाती है। इसलिए यह सिद्धांत की कुछ कमियों पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत शिक्षा जगत में छोटे बालकों पर, छोटी कक्षाओं में आदत निर्माण के लिए या गलत आदत को छुड़ाने के लिए और प्रशिक्षण प्रोग्राम में, हम लोग भविष्य में अध्यापक आप लोग बनेंगे तो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं टीचर बनने के लिए, लेकिन टीचर बनने के बाद इन सर्विस भी आप लोगों को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होता रहता है। और वो प्रशिक्षण इसीलिए होता है कि जो चीजें हमारी हैबिट में थी, यदि उसका अभ्यास के कारण अगर वो उसमें नहीं सीख पाए तो पुनः क्या हो, पुनः वो स्मृति में आ जाए, पुनः वो व्यवहार में आ जाए। इसलिए पावलाव की हम एक एक करके इस पर जो सीमाएं हैं उसको हम चर्चा करेंगे। पहला है कि यह सिद्धांत का प्रयोग प्रौढ़ों पर नहीं किया जा सकता, जबकि शिक्षा जगत में सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि जो सभी को प्रभावित करे। लेकिन इस सिद्धांत की एक सीमा है कि सिद्धांत का उपयोगिता प्रौढ़ों पर लागू नहीं होती। दूसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर अधिगम के शारीरिक आधारों को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अगला है, इस सिद्धांत में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, अर्थात उद्दीपक के अनुपस्थित होने पर बालक या उसका वह अनुक्रिया को छोड़ देता है। और अनुभवों के आधार पर ऐसा देखने में आता है कि उद्दीपकों को हटा देने से बालकों की अनुक्रिया भी प्रभावहीन होती चली जाती है। अगला है, यह सिद्धांत मनुष्य को एक यंत्र के रूप में मानकर चलता है, जबकि मनुष्य में उसकी चिंतन शक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी कल्पना शक्ति, कुछ संवेग जन्म से ही जन्मजात इसके गुण होते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में इन चीजों की, इन बातों की अवहेलना है, इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। इस सिद्धांत के
शैक्षिक महत्व के संदर्भ में पावलोव ने खुद कहा है कि प्रशिक्षण पर आधारित भिन्न भिन्न प्रकार की आदतें शिक्षा एवं अन्य अनुशासन अनुकूलित अनुक्रिया की श्रृंखला के अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरा है, यह सिद्धांत बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास करने में सहायक है। अगला है, बालकों को अक्षर ज्ञान कराने में तथा शब्दों को सिखाने में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह अभ्यास के द्वारा ही संभव है। अभी मैंने इस बात को बताया कि छोटे बालकों पर छोटी कक्षाओं में और विशेष रूप से ऐसे बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है जिन बालकों की आईक्यू कमजोर होती है। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 से नीचे है और यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि लगभग 30-40 के आसपास है तो उनके लिए यह विधि और ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। द्वितीय वर्ष में इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग जो बालकों के जो डिसऑर्डर्ड होते हैं, जो डिसेबिलिटीज होती है, अक्षमता होती है, उस पर हम लोग विस्तार से हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। तो ऐसे बालकों के प्रशिक्षण में, ऐसे बालकों को शिक्षण शब्द नहीं कहा गया, ऐसे बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बालकों के प्रशिक्षण में पावलोव का यह सिद्धांत बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पर उस बालक में कुछ आदतों का विकास कराया जा सकता है जिससे वह अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को वह स्वतः कर ले, अर्थात बालक किसी के ऊपर एक प्रकार का बोझ बनकर न रहे। तो ऐसे बालकों के लिए भी यह सिद्धांत काफी उपयोगी है। एक सफल शिक्षक वही है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो जिस विधि से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, वांछित परिवर्तन आ सकता है, उस विधि, उस सिद्धांत का उपयोग करके उसके व्यवहार में वह वांछित परिवर्तन लाए और बाकी बातों को छोड़ दे। अगला है कि इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों में विकसित बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। छोटे बालकों में, छोटी कक्षाओं में अक्सर कुछ गलत आदतें विकसित हो जाती हैं। किसी का पेन, किसी का पेंसिल, किसी का किताबें, किसी के टिफिन, ये चुरा लेना या उस प्रकार की गलत हरकत, आदत करना, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कुछ बातें कॉमन होती हैं। तो उन गलत आदतों में भी सुधार लाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है, किसी प्रकार का दंड के प्रावधान उस प्रकार के बनाकर।
बालकों में उत्पन्न संवेगात्मक अस्थिरता का प्रभावी उपचार करने में भी यह सिद्धांत सहायक है। संवेगात्मक अस्थिरता, बालक की सभी मनुष्यों में कुछ जन्मजात संवेग होते हैं। किसी बालक के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है और कुछ बालकों के अंदर जन्म से ही उसके अंदर प्रेम के गुण होते हैं। किसी बालक में बहुत ज्यादा दया के गुण, सिंपैथी, दूसरे के प्रति लगाव के गुण पाए जाते हैं। और कुछ बालकों में जिद्दपना या बात बात में गुस्सा होना, नाराज होना, किसी वस्तुओं को तोड़ देना, कोई बालक में प्रसन्नता के बहुत ज्यादा संवेग होते हैं। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में ऐसे अनुभव आप लोग किए होंगे। तो ऐसी भी आदतों से यदि किसी बालक के अंदर गुस्सा ज्यादा है तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए यह विधि उपयोग में लाई जा सकती है और उसके स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह सिद्धांत छात्रों में निहित आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देती है। जो प्रशिक्षण प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या फैशन डिजाइनिंग कह सकते हैं, इसे टेलरिंग कहना ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहां पे कुछ आदतें ही सिखाई जाती हैं। एक हमारे सामने दो प्रकार के उद्दीपक, एक तो भाई उद्दीपक है कि भाई हमें भी भूख लगेगी, हमें कुछ आय करना है और नए नए डिजाइन आते हैं। एक ही कार्य को तो करना है, उसको काटना है और उसको डिजाइन करके उसका सिलाई कर देना है। तो इसमें बहुत सा कुछ, इसमें तो बहुत ज्यादा बुद्धि, बहुत ज्यादा कल्पना, बहुत ज्यादा चिंतन की इसमें आवश्यकता या बहुत ज्यादा सृजनशीलता की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उन प्रशिक्षण में थोड़ा बहुत जो भी डिजाइन का जो परिवर्तन होता है, थोड़ी सी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उससे उससे अपनी जीवन वृत्ति को चला सकता है। तो उसकी जो निहित जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति पर भी यह सिद्धांत काफी उपयोगी हो सकती है। अगला है, अध्यापक इस सिद्धांत के द्वारा बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कर सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी यूनिट में किसी होगा, जो टीचर होगा वो पढ़ाएंगे वैयक्तिक विभिन्नता, अर्थात संसार के दो व्यक्ति आपस में बुद्धि से, विचार से, व्यवहार से, रंग रूप से, शारीरिक साक्षों से एक समान नहीं होते। कहीं न कहीं उनमें, उनके विचारों में, उनके शारीरिक साक्षों में, उनके आदतों में परिवर्तन पाए। एक ही माँ बाप के दो बच्चे रंग रूप, आकार, स्वभाव, बुद्धि, व्यक्तित्व से एक समान नहीं होते। यही हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो कल्पना कीजिए कि एक कक्ष में कितने प्रकार की स्वाभाविक संवेगों को लेकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बालक विद्यालय में आते हैं और एक शिक्षक के लिए उन सबका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो जो विद्यार्थी केवल तेज होंगे या जिनकी आईक्यू ठीक है या बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं, वही सीख पाएंगे, बाकी विद्यार्थी पिछड़ जाएंगे।
तो यह सिद्धांत अध्यापकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है कि इसमें अध्यापक विद्यार्थियों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर उनकी क्षमता, उनकी मानसिक योग्यता, उनकी आवश्यकता, सबको ध्यान में, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको उस विषय का चुनाव कर सकते हैं, उस स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं और उनके शिक्षण प्रशिक्षण में भी उपयोगी हो सकती है। अगला है, अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में व्याप्त भय इत्यादि का उपचार करने में भी कर सकते हैं। यदि पूर्व कक्षाओं में बालक विद्यालय के व्यवहार से या शिक्षक के व्यवहार से, बहुत से शिक्षक मारने का नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक भी लगाई गई, कई शिक्षा समितियां इस पर संस्तुति दी हैं, के बावजूद भी बहुत से शिक्षक बच्चों को डराते हैं, दंड देते हैं, पिटाई भी करते हैं। उससे विद्यार्थी के अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है और उन भय से बहुत से विद्यार्थी विद्यालय को त्याग देते हैं। आप जब टीचिंग प्रैक्टिस के दरमियान जब सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इस समय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा कई ऐसे नए नए स्कीम लाए गए हैं कि जिसमें बालक की केवल एज, मतलब जो उसकी वास्तविक आयु है उसके हिसाब से उसको उसी कक्षा में रखने की बात है। उससे पहले उड़ान करके और भी कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें बालक को पहले एक नियंत्रित परिस्थितियों में रखकर उसको प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी के अंदर किसी भी प्रकार का जो भय है या कोई दुश्चिंता है, कुछ जो एंजाइटी है या जो विद्यालय के भय युक्त वातावरण से वो विद्यालय को परित्याग कर दे रहा है, उसका भय उसके हमेशा के लिए उसके अंदर से निकल जाए और फिर उसको उस कक्षा के जो बेसिक जानकारी है उतना प्रशिक्षित करके और उसको उस कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा। जब हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे तो ऐसे बहुत से विद्यालयों में देखेंगे, जैसे कि झारखंड के रांची के जगन्नाथपुर विद्यालय में इस प्रकार के कई कक्षाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें बालकों के कुछ मानसिक क्रियाएं करा के उनके कुछ बौद्धिक विकास में भी किस प्रकार से हो और उन विषयों को सीख सके, ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। यह विधि या सिद्धांत शिक्षक के लिए इस एक और ज्यादा उपयोगी इसलिए हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी गणित विषय के प्रति उनका एक भय होता है कि गणित बहुत कठिन विषय है, एक पूर्व धारणा बन गई है और बार बार उसको ये हैबिट में डाल दिया गया है, उसके मस्तिष्क में ये बातें स्थित हो गई हैं कि गणित एक कठिन विषय है। शिक्षक उसके मन में जो भय बैठ गया है, जो भय उत्पन्न हो गया है, उस भय को इस विधि के द्वारा वो दूर कर सकता है। भाई सरल गणित के सरल प्रश्नों को, सरल सिद्धांतों को बार बार अगर उसको प्रयोग कराए, बार बार अभ्यास कराए, ज्यादा बार अभ्यास कराए, निरंतर अभ्यास कराए, तो एक समय आएगा कि वह अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा
बार बार अभ्यास करने के द्वारा जो विषय उसे कठिन प्रतीत होता है वह अभ्यास के द्वारा सरल लगने लगता है। साहित्य में हम लोग इस बात को पढ़े हुए हैं, सुने हैं लोकोक्तियों के रूप में कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। पावलाव के सिद्धांत का अगर हम यहाँ पे व्यवहारिक उपयोग देखें तो साहित्य जगत में भी ये बात आती है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति। जड़मति मतलब जिनकी IQ बहुत कमजोर है, 40, 50, 60 है, 80 तक है, जो सीखने की कुछ योग्यता रखता है, सीखने की उसके अंदर कुछ क्षमता है, उसको भी बार बार अभ्यास के द्वारा बार बार एक परिस्थिति उत्पन्न करके अगर उसको बार बार अभ्यास कराया जाए, बार बार सिखाया जाए, तो मूर्ख बालक भी जिसकी जड़ बुद्धि है वह भी, यहां तो कहा गया कि जड़मति होत सुजान, वो विद्वान नहीं बन सकता, वो ज्ञानी नहीं बन सकता, लेकिन उसमें कुछ आदतों का निर्माण हो सकता है और वह आदत उसको जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर देगी। और शिक्षा का उद्देश्य भी है, शिक्षा का उद्देश्य बेरोजगार लोगों की फौज खड़ी करने का नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी को उसके हाथों में कुछ हुनर हो, उसको कुछ स्किल्ड हो जाए, वो कौशल से युक्त हो जाए, जिससे वह कुछ रोजगार, कुछ व्यवसाय करके वह जीविकोपार्जन कर सके, वह परिवार पर भार न बने और देश पे भार न बने, वह अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के साथ अपनी आत्मनिर्भर हो सके और कुछ व्यवहार को कर सके। तो यदि किसी बालकों में किसी विषय के प्रति यदि भय बैठ गया है उसके मन में, तो पावलाव की इस विधि के द्वारा उस भय को भी दूर किया जा सकता है। अगला है पुरस्कार एवं दंड का तुरंत निर्णय। अध्यापक को चाहिए कि वह पुरस्कार एवं दंड का निर्णय तुरंत करे। यदि दंड देने में देर होती है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार अच्छा कार्य करने के फलस्वरूप जिस प्रकार का पुरस्कार छात्र को दिया जाए उसका निर्णय भी तुरंत करना चाहिए। उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना उसके लिए पुरस्कार का कार्य कर सकता है और भविष्य में भी उसी प्रकार की अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। बाहरी आधारों पर नियंत्रण। पावलाव का यह सिद्धांत बताता है कि बाहरी बाधाएं अनुकूलित अनुक्रिया संपन्न होने में कठिनाई उत्पन्न करती है। कक्षा में शिक्षण के समय बाहरी शोरगुल सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। अतः अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह बाहरी बाधाओं पर नियंत्रण करें। पावलाव ने अपने सिद्धांत में इस प्रयोग में इस बात पर बल दिया था कि जब उसने अस्वाभाविक उद्दीपक
घंटी के रूप में जो प्रस्तुत किया था, उसके अलावा अन्य प्रकार की कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको कंडीशनिंग थ्योरी कही गई। एक कंडीशन, एक परिस्थिति में जिस प्रकार भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में एक नियंत्रित वातावरण में जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस प्रयोग को पावलोव ने किया था। बाहरी जो बैरियर्स होते हैं वो विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे यदि कोई विद्यालय सड़क के किनारे है और शिक्षक कोई महत्वपूर्ण, गंभीर और कठिन विषय को पढ़ा रहा है और उसी समय यदि बाहर से कोई तेज ध्वनि की लाउड स्पीकर या कोई जुलूस या कोई अन्य प्रकार की ध्वनि या बाधा उत्पन्न होती है, तो वह ध्वनि के प्रभाव से, उस बाधा के प्रभाव से शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली उस गंभीर विषय को विद्यार्थी के सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उस समय एक अन्य प्रकार का जो उद्दीपक है वह उसके ध्यान को क्या कर रहा है? ध्यान को विकेंद्रित कर रहा है। और ध्यान का विकेंद्रित होना सीखने की अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। तो इस सिद्धांत से शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सीखने की अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना, एक कक्ष में अधिगम के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना कितना आवश्यक है, और उस अधिगम की परिस्थितियों को निर्माण करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की बाह्य बाधा उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि अन्य प्रकार के जो बाहरी जो बाधाएं होती हैं, जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, वो न हो। उदाहरण के लिए हम लोग इस बात पे समझ सकते हैं कि आजकल के ऐसे बहुत से विद्यालय आप लोग देखे होंगे, विशेष रूप से छोटे छोटे पब्लिक स्कूल, जिनकी एक कक्षाएं और दूसरी कक्षाओं के बीच में बहुत ज्यादा का फासला नहीं होता। बीच में एक पतली गैलरी होती है 5 फीट की, और दोनों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, तो वहां पर दोनों कक्षाओं में यदि शिक्षक अगर साहित्य जैसे विषय को पढ़ा रहा है, यदि पद्य जैसे विषय को पढ़ा रहा है, कोई कविता पढ़ा रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें बाधा उत्पन्न होगी और विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होगी। इस प्रकार कुछ सीमाओं के होने के बावजूद भी इवान पेट्रोविच पावलोव के जो सिद्धांत हैं वह शिक्षा जगत में काफी उपयोगी हैं और इसके द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों में आदतों का, कौशलों का निर्माण कर सकता है।
अगली वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।